मार्स यानी कि मंगल ग्रह। हमारी पृथ्वी के लोग मंगल ग्रह पर जाने की बात करना काफी पसंद करते हैं और अब तो नासा भी इंसानों को मार्स पर भेजने की बात कर रहा है। अच्छी सोच है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इंसान मार्स पर बस चुका है। मार्स पर जिंदगी कैसी होगी? जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं, क्या हम मार्स की सरफेस पर भी वैसे ही रह पाएंगे या फिर हमें जमीन के नीचे रहना होगा ताकि हम सूरज से निकलने वाले रेडिएशन से बच पाएं? क्या हम वाकई में मार्स को पृथ्वी जैसा बनाने की काबिलियत रखते हैं? मार्स हमारे सोलर सिस्टम का चौथा प्लेनेट है। नजदीक आने पर मार्स और पृथ्वी के बीच की दूरी 56 मिलियन किलोमीटर भी हो सकती है और दूर जाने पर यह दूरी 401 मिलियन किलोमीटर तक भी पहुंच जाती है। अगर आप धरती पर बनाए गए सबसे तेज रॉकेट से भी मार्स की तरफ बढ़ते हैं तो भी आपको मार्स तक पहुंचने के लिए कम से कम 40 दिन से लेकर 9.5 महीने तक का वक्त लग सकता है, क्योंकि यह पूरी तरह प्लैनेट्स की पोजीशन पर डिपेंड करता है। चलिए अगर आप किसी तरह ये समय भी काट कर मार्स तक पहुंच जाते हैं तो मार्स की सरफेस पर उतरने के बाद आपको सूखा बंजर बेजान प्लेनेट ही मिलेगा। क्या हम ऐसी जगह जिंदा रह पाएंगे? वैसे हमें मार्स पर जिंदा रहने के लिए आखिर क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि मार्स की सरफेस पर आखिर जीवनदायिनी ऑक्सीजन को कैसे बनाया जाए ताकि हम कम से कम सांस तो ले ही सकें। मार्स का एटमॉस्फेयर धरती के मुकाबले काफी पतला है और जो है भी उसमें तो 95% कार्बन डाइऑक्साइड ही है। हम केवल धरती से ही ले जाई गई ऑक्सीजन पर सरवाइव नहीं कर सकते। हमें जरूरत होगी एक ऐसी मशीन की जो मार्स के एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सके, जैसे कि नासा की मॉक्सी मशीन करती है। यह मशीन न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके साथियों के लिए भी जिंदा रहने के लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर आप मार्स से धरती पर वापस आना चाहते हैं तो आपको इसी मशीन के जरिए लिक्विड ऑक्सीजन की पूर्ति भी करनी होगी ताकि मार्स की सरफेस से आपका रॉकेट टेक ऑफ कर सके और आप धरती पर वापस आ सकें। मार्स पर खेती के लिए उपजाऊ जमीन नहीं है, इसीलिए आपको हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक का सहारा लेना होगा। हम बिना मिट्टी का इस्तेमाल किए भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर पेड़ों को लगा सकते हैं। मार्स पर अभी तक कोई भी पानी का स्रोत नहीं है, इसी वजह से ये टेक्निक आपकी केवल 20% जरूरत को ही पूरा कर पाएगी और बाकी के सामान की पूर्ति आपको धरती से ही करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज, धरती से जो खाना आपके लिए भेजा जाएगा वह ड्राई होगा और वैक्यूम पैकिंग के अंदर आपको मिलेगा। फ्रेश खाने की तो आप उम्मीद करिएगा भी नहीं। धरती के मुकाबले मार्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी कम है, इसी वजह से आपको एक प्रेशराइज्ड चैम्बर के अंदर ही रहना होगा और तो और आपको मार्स की धरती के नीचे ही रहना पड़ सकता है। मार्स के पास कोई ग्लोबल जियोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है और मार्स का एटमॉस्फेयर भी बहुत पतला है, इसी वजह से मार्स सूरज से निकलने वाले रेडिएशन को रोक नहीं पाता। मार्स की सरफेस पर रहना एक न्यूक्लियर रिएक्टर में रहने के बराबर ही है। अगर आप धरती की तरह मार्स पर भी घूमना चाहते हैं तो आपको एक स्पेशल सूट की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसा सूट जो आपको रेडिएशन से बचाएगा, आपके लिए प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेगा और आपके शरीर को गर्म रखने में भी मदद करेगा, क्योंकि मार्स पर टेम्परेचर काफी कम होता है। धरती के मुकाबले मार्स पर दिन 40 मिनट ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए मार्स के लिए हमें एक नए कैलेंडर की जरूरत पड़ेगी। मार्स पर टेम्परेचर बहुत तेजी से बदलता है, जिस कारण यहाँ अचानक से धूल भरी आंधियां भी चलने लगती हैं। यह धूल का तूफान भले ही हमें नुकसान ना पहुँचा पाए, पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को पूरी तरह खराब कर सकता है। धरती के मुकाबले मार्स पर ग्रेविटी 2/3 ही होती है, इसीलिए मार्स पर पहुँचने के बाद हमें पहले चलना सीखना होगा। तो क्या अभी भी आप मार्स पर जाना चाहेंगे? अभी तो हमें इंतजार करना होगा उस पहली इंसानी बस्ती का जो मार्स को धरती जैसा बनाने की शुरुआत करेगी।